दोस्तों वैसे तो इस दुनिया पर अब इंसान का राज है, लेकिन अगर हम आज से करोड़ों साल पीछे जाएं तो इंसान इस दुनिया पर थे ही नहीं। इस दुनिया में अनगिनत ऐसी ऐसी चीज़ें रहा करती थी जिनके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है, जैसे डायनासोर्स, साइनाप्सिड्स, कुछ ड्रैगन फ्लाइज जो ईगल जितने बड़े थे, या फिर कुछ समुद्री जानवर जो अब सिर्फ मूवीज़ में ही देखने को मिलते हैं। इस दुनिया में इंसानों के राज से पहले भी कई किस्म के जानवरों ने राज किया, और ना जाने इंसान भी कब ख़त्म हो जाएं। तो इंसानों के बाद इस दुनिया में क्या आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जान चुके हैं कि इंसानों से पहले यहाँ क्या कुछ था और कैसे आया। यानी हम जान चुके हैं कि कैसे इस दुनिया पर लाइफ की शुरुआत हुई और कैसे ये लाइफ आज यहाँ तक पहुँची। And there's no complex life, no plants, no dinosaurs, no humans. तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने अर्थ पर 2 वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने अर्थ की कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पहली वीडियो में हमने जाना था कि हमारी अर्थ कैसे पैदा हुई और यहाँ क्या कुछ हुआ, और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ओशंस के अंदर अर्थ की पहली लाइफ पैदा हुई। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, बट आगे चलकर ये लाइफ ओशन से निकलकर लैंड पर आई, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो हमारी अर्थ सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे लाइफ समंदर से निकली और कैसे ये यहाँ तक पहुँची। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि अर्थ पर 4 बड़े टाइम्स आ चुके हैं जिन्हें हम इयोन्स कहते हैं। तो इयोन्स अर्थ के सबसे बड़े टाइम चैप्टर्स हैं, और अर्थ पर जो इयोन्स आए हैं वो हैं हेडियन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक और फेनरोजोइक। हेडियन में हमारी अर्थ पैदा हुई थी और अर्थ पर कई मिलियन सालों तक तबाही मचती रही, जिससे हमारा मून पैदा हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर बना और अर्थ पर पानी आया। आर्कियन में पहली बार अर्थ पर लाइफ देखने को मिली, लेकिन ये लाइफ बैक्टीरियाज की थी जो सिर्फ समंदर में ही थी। इन बैक्टीरियाज ने समंदर में ऑक्सीजन बनाई जो पूरे ओशंस में फैल गई। प्रोटरोजोइक में ये ऑक्सीजन समंदर से निकलकर पूरे एटमॉस्फेयर में फैली, जो इतनी ज़्यादा हो गई कि एक तो इसने ओजोन लेयर बना दी, और दूसरा अर्थ पर कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगे जो आगे चलकर लैंड पर आने वाले थे। तो इन तीनों इयोन्स की स्टोरी हमने पिछले 2 वीडियोज़ में जान ली थी, तो अब बारी है इसकी, यानी फेनरोजोइक की। इसी इयोन में लाइफ ओशन से निकलकर लैंड पर आई, और आज हम इसी की स्टोरी जानेंगे। दोस्तों फेनरोजोइक अर्थ का चौथा और आखिरी इयोन है जो आज तक चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये इयोन पिछले 3 इयोन्स के कंपैरिजन में सबसे छोटा है, बट फिर भी ये उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इयोन में हमें लाइफ के सबसे ज़्यादा फॉर्म्स देखने को मिले, जैसे प्लांट्स आए, एनिमल्स आए, और अब हम ह्यूमंस भी इसी इयोन में रह रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि ये इयोन कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या कहानी है। दोस्तों फेनरोजोइक आज से 541 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है विजिबल लाइफ, यानी वो लाइफ जो हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले इयोन्स में जितनी भी लाइफ थी वो बैक्टीरियाज की थी, और इस इयोन में जो लाइफ आई वो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस वगैरह की है, जिसे हम क्लियरली अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब क्योंकि ये इयोन बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो इसे इजीली समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसे 3 बड़े एराज में डिवाइड किया है, जो है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक कहानी है एंशिएंट लाइफ की, यानी वो लाइफ जो समंदर से निकलकर लैंड पर आई, जो डायनासोर से पहले इस दुनिया में थी। मीसोजोइक कंप्लीट चैप्टर है डायनासोर्स का, कि कैसे डायनासोर्स पैदा हुए, कैसे उन्होंने इस दुनिया पर राज किया और कैसे फिर वो ख़त्म हुए। और सीनोजोइक कहानी है मैमल्स की, यानी वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे, और ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि ये एरास किस किस चीज़ के हैं, लेकिन इन एरास की स्टोरी भी छोटी नहीं है। इन एरास को पीरियड्स और उन पीरियड्स को फिर एपॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिनकी स्टोरी इतनी लंबी है कि इन सब पर हज़ारों वीडियोस बन सकती हैं। तो इतनी डिटेल्स ना तो मेरे पास हैं और ना ही हम इनमें घुसने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बस इन तीनों एरास को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो शुरू करते हैं पैलियोजोइक से। दोस्तों पैलियोजोइक फेनरोजोइक इयोन का सबसे पहला एरा था, और जैसे कि मैंने बताया कि एंशिएंट लाइफ का एरा है, तो चलो जानते हैं कि इसकी क्या स्टोरी है। दोस्तों ये कहानी है आज से 541 मिलियन साल पहले की। आज से 541 मिलियन साल पहले ये दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई एनिमल, ना डायनासोर्स और ना ही ह्यूमंस। ज़मीन बिल्कुल वीरान थी और समंदरों में भी कुछ नहीं था। ये दुनिया एक सुनसान सी जगह थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। समंदरों में कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स पैदा होने लगे, जिन्हें हम कहते हैं ईडियाक्रन बायोटा। ईडियाक्रा हिल्स का नाम था, जहाँ इन क्रीचर्स के फॉसिल्स मिले,
और बायोटा का मतलब है लाइफ, यानी इडियाक्रान बायोटा वो लाइफ थी जो 541 मिलियन साल पहले इडियाक्रा हिल्स के आसपास समंदरों में रहा करती थी। तो पहले ये लाइफ पैदा हुई, लेकिन उसके बाद समंदर में लाइफ का ऐसा बूम हुआ कि अलग अलग टाइप के क्रीचर्स पैदा होने लगे। जैसे क्रीचर्स जिनके पास सबसे पहली आंखें आई, सबसे पहली बैकबोन आई, और कुछ क्रीचर्स ने सबसे पहली शेल्स डेवलप की ताकि वो अपने आप को शिकारियों से बचा सकें। यह है अनोमलाकारिस, उस टाइम का सबसे फेमस शिकारी। इसके पास 2 आर्म्स थी जिनकी मदद से अपने शिकार को पकड़ने लगा और उसे हंट करके खाने लगा। और यह है ट्राइलोबाइट, उस टाइम का सबसे फेमस एनिमल। इसके पास भले ही एक आउटर शेल हुआ करती थी, लेकिन अनोमलाकारिस इसको उल्टा करके खा लिया करता था क्योंकि यह नीचे से सॉफ्ट था। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समंदर में भले ही अब अलग अलग टाइप के एनिमल्स आ रहे थे, लेकिन जहाँ जिंदगी आती है वहाँ मौत भी आती है। ऐसा माना जाता है जब समंदर में कम्प्लेक्स लाइफ का बूम हुआ तो कुछ टाइम बाद अर्थ फिर से ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से समंदर के 85% एनिमल्स मर गए, जिसके चलते पहली बार एक मास एक्सटिंक्शन हुई और ज़िंदगी ने पहली बार एक बहुत बड़ा दर्द महसूस किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ज़िंदगी ने आगे चलकर और भी बड़े दर्द महसूस करने थे जो आने वाले कुछ मिलियन सालों में देखने को मिलने वाले थे। दोस्तों, मास एक्सटिंक्शन के चलते 85% एनिमल्स मर गए, लेकिन जो 15% बचे वो इवॉल्व होने लगे और बदलते मौसम और वक्तों के हिसाब से अपने आप को बदलने लगे। अब यह है टिक्टालिक, एक ऐसी मछली जो ज़मीन पर आकर सांस लेने लगी। इसके फिन्स काफ़ी मजबूत थे जो आर्म्स के जैसे काम करने लगे, यानी ये ज़मीन पर आकर चलने लगी और देखते ही देखते ये इवॉल्व होने लगी। इवोल्यूशन के चलते इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लैंड पर गुजरने लगा और आगे चलकर ये कुछ ऐसे क्रीचर्स में इवॉल्व हुई जिन्होंने पहली बार लैंड पर अंडे दिए, और इन क्रीचर्स को हम आज रेप्टाइल्स कहते हैं। जी हाँ, अर्थ पर अब रेप्टाइल्स आने लगे और लाइफ अब सिर्फ ओशंस में ही नहीं बल्कि लैंड पर भी राज करने लगी। यानी ये वो क्रीचर्स थे जिन्हें अब जिंदा रहने के लिए पानी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये क्रीचर्स सिर्फ लैंड पर जिंदा रहने लगे और देखते ही देखते अर्थ पर जंगल फैल गए जो इन रेप्टाइल्स के राज करने का गोल्डन टाइम बना। खैर, अर्थ पर अब रेप्टाइल्स थे और जंगल भी फैल गए, तो हुआ ये कि इन जंगल्स की वजह से अर्थ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, जिसके चलते कुछ एनिमल्स इतने बड़े हो गए कि इनका सुनकर आप डरने लगोगे। अब ये देखो, यह है एक ड्रैगन फ्लाई जो ऑलमोस्ट एक ईगल जितना बड़ा है। इसका नाम मेगान्यूर है और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कीड़ा माना जाता है। इसकी लेंथ 1.3 फीट और विंग स्पैन अराउंड 2.5 फीट था, जो इतना ज़्यादा है कि सोचकर भी डर लग जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कॉकरोच से भी डर जाते हैं। सोचो अगर इतना बड़ा कीड़ा उनके सामने से उड़ जाए तो शायद उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाए। वेल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है आर्थ्रोप्लूरा, इस दुनिया में रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा बग। इसकी लेंथ 9 फीट तक लंबी थी, जो एक ह्यूमन से भी काफ़ी बड़ी है। अब मज़े की बात यह है कि ये एनिमल एक हर्बीवोर यानी प्लांट्स खाने वाला एनिमल था, जो किसी को कोई नुकसान तो ना पहुंचाता, लेकिन अगर फिर भी इतना बड़ा इंसेक्ट सामने आ जाए तो शायद इंसान कांपने लग जाए। ऐसे ही ये बिच्छू देखो, इसका नाम पल्मोनोस्कॉर्पियस क्रिप्टोनेंसिस है और इसका साइज़ अराउंड 2.3 फीट था, यानी आपकी आधी बाजू से भी बड़ा। वैसे तो आजकल के बिच्छू हाथ से भी छोटे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा बिच्छू जो आधी बाजू से भी बड़ा हो, अगर आज जिंदा होता तो पता नहीं इसको देख के कैसा फील होता। तो ये कुछ क्रीचर्स थे जो ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो इंसेक्ट्स ने तो अपना साइज़ बढ़ा लिया, लेकिन रेप्टाइल्स भी पीछे नहीं रहे। रेप्टाइल्स भी तेज़ी से इवोल्व होने लगे, जो बने डायमेट्रोडॉन, गोर्गनऑप्सिड्स, स्कूटोसॉरस और लाइस्ट्रोसॉरस। ये कुछ फेमस रेप्टाइल्स थे जो पैलियोजोइक के आखिरी पीरियड यानी पर्मियन पीरियड में आए। उस वक्त फेमस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया भी बन चुका था। और अगर आपको पेंजिया का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो तब बना जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर आ गए। यानी पेंजिया में सारी लैंड एक ही जगह पर थी और लैंड के अराउंड सारा ओशियन था। तो ये रेप्टाइल्स पेंजिया पर राज करने लगे, लेकिन इनकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहने वाली थी। पर्मियन पीरियड के एंड में ज़मीन फटने लगी और लावा बाहर आने लगा। ये लावा 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया, जो पाकिस्तान के एरिया से भी 8 गुना ज़्यादा है। यानी अर्थ पर इतनी बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल था। इस वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, एटमॉस्फेयर में जहर फैलने लगा और बारिशों में भी तेजाब बरसने लगा। यानी अब सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं बल्कि समंदर के जानवर भी सेफ नहीं थे। तो हुआ ये कि 70% लैंड एनिमल्स और 96% सी एनिमल्स मर गए, जो इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन मानी जाती है, इवन के डायनासोर से भी बड़ी। इस एक्सटिंक्शन को हम द पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन कहते हैं और दुनिया में इससे बड़ी एक्सटिंक्शन आज तक नहीं हुई। अब कुछ रेप्टाइल्स को छोड़कर बाकी सब तो मर चुके थे, लेकिन जो बचे उनमें भी चेंजेस होने लगे।
और इन्हीं चेंजेस के चलते आगे चलकर दुनिया में कुछ नए रेप्टाइल्स आने वाले थे जिन्हें हम नाम देते हैं डायनासोर्स। दोस्तों अब हम फेनरोजोइक ईओन के दूसरे एरा यानी मीसोजोइक में एंटर कर चुके हैं। ये एरा वैसे तो पिछले एरा से छोटा था, बट फिर भी ये ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इस एरा में जो रेप्टाइल्स दुनिया पर राज करने लगे वो थे डायनासोर्स। डायनासोर्स वैसे तो अब हमारे लिए एक कहानी बन चुके हैं, लेकिन इंसान से पहले अगर कोई चीज़ इस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा ताकतवर थी तो वो डायनासोर्स ही थे। डायनासोर्स इस प्लेनेट की सबसे पावरफुल स्पीशीज बन चुके थे और इनकी स्टोरी मैंने इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैंने डायनासोर्स के पैदा होने से लेकर उनके मरने तक की कंप्लीट कहानी को डिस्कस किया है और ये भी बताया है कि मेसोजोइक एरा के कितने पीरियड्स थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और एंड स्क्रीन पर तो मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ ये वीडियो रखी हुई है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हुआ ये कि पर्मियन ट्रायजिक एक्सटिंक्शन के बाद जो रेप्टाइल्स बच गए थे वो आगे चलकर आर्कोसोरस नाम का एक नया रेप्टाइल बने, जिससे क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए और डायनासोर्स भी। क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये रेप्टाइल दिखने में ही आपको आधा क्रोकोडाइल और आधा डायनासोर लग रहा होगा। तो खैर इससे क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स दोनों पैदा हुए, बट जिन रेप्टाइल्स ने अर्थ पर राज किया वो डायनासोर्स बने। तो डायनासोर्स ने अराउंड 180 मिलियन सालों तक इस दुनिया पर राज किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक पत्थर का टुकड़ा आकर अर्थ से टकराया, जिससे इतनी बड़ी तबाही मची कि देखते ही देखते डायनासोर्स तो खत्म हुए ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की 75% स्पीशीज भी मर गई। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस एरा में जिसमें हम रहते हैं, सीनोजोइक। ये एरा आज से 66 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, यानी डायनासोर्स के मरने के फौरन बाद, और ये आज तक चल रहा है। तो चलो जानते हैं इस एरा की क्या कहानी है। दोस्तों 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स समेत दुनिया की 75% स्पीशीज खत्म हो गई थी, तो ये दुनिया एक बहुत ही वीरान जगह बन चुकी थी। जहाँ पहले हर जगह डायनासोर्स थे वहाँ अब कुछ नहीं था, बस सिर्फ जले हुए जंगल थे और अंधेरा था। अब इसी अंधेरे में कुछ एनिमल्स जिंदा बच गए जो थे मैमल्स। ये एक्चुअली वो एनिमल्स थे जो ज़मीन के नीचे रहा करते थे और अक्सर रात में बाहर आया करते थे, क्योंकि दिन में डायनासोर्स इन्हें खा सकते थे। तो छुप कर रहने की वजह से ये बच गए, और जब इन्होंने देखा कि कोई डायनासोर नहीं बचा तो ये दिन में भी बाहर आने लगे। अब इसे देखो, यह है परगाटोरियस। यह मैमल देखने में आपको एक चूहे जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसी मैमल से आगे चलकर मंकीज, एप्स और फाइनली ह्यूमंस भी पैदा हुए। अब कितनी हैरानी की बात है ना कि हम लोग एक चूहे से पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धीरे धीरे अब दुनिया में अलग अलग ज़माने आते गए और हर ज़माने में अलग अलग मैमल्स ने राज किया। जैसे एंटेलोडोंट्स, देखने में सुअर जैसा बट बेहद खतरनाक, अपने ज़माने का बादशाह था। सेबर टूथ्स, दिखने में एक लायन जैसे बट आगे के 2 दांत निकले हुए, कोई भी जानवर इससे बच नहीं पाता था। वूली मैमथ्स, हाथी जैसा दिखने वाला जानवर मगर हेरी स्किन और लंबे दांत। ये आइस एज में इवॉल्व हुआ और ठंड में रहने के लिए ये परफेक्ट था। और अब ह्यूमन, दिखने में किसी बंदर जैसा, लेकिन पिछले सभी एनिमल से ज़्यादा पावरफुल। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमंस ने दुनिया पर कंट्रोल किया और अब इस दुनिया पर इन्हीं का राज चलता है। दोस्तों ये कहानी है आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले की। आज से 7 मिलियन साल पहले अर्थ पर एक क्रीचर रहा करता था जिसे हम नाम देते हैं CHLCA। अब ये क्रीचर क्या था इसके बारे में हमें कुछ खास तो नहीं पता, बट इससे 2 स्पीशीज निकली, एक चिंपैंजी और दूसरी होमिनिन्स। अब क्योंकि ये दोनों एक ही क्रीचर से निकले थे तो इन्हें हम एक दूसरे का कज़न कह सकते हैं। हुआ ये कि अर्थ पर एक टाइम ऐसा आया जब जंगल्स कम होने लगे और घास के मैदान ज़्यादा होने लगे। तो ये जो चिंपैंजी थे इन्होंने डिसाइड किया कि ये जंगल में ही रहेंगे, बट होमिनिन्स ने अपना इरादा बदला और जंगल छोड़कर मैदानों की तरफ निकल पड़े। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ सबसे बड़ा चेंज, एक ऐसा चेंज जिसने होमिनिन्स की तकदीर बदल कर रख दी। क्योंकि जब इन्होंने जंगल छोड़कर मैदान में जाने का फैसला किया तो ये कोई पिकनिक पर जाने जैसा नहीं था, बल्कि एक डेडली सर्वाइवल चैलेंज था। बिकॉज अपने कजन्स की तरह ये भी ट्रीज़ के आदी थे, बट जब मैदान में गए तो इन्हें वहाँ कोई ट्री नहीं मिला। मैदान में जाते ही इन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए जिन्होंने इन्हें होमिनिन्स से इंसान बनाया। जी हाँ, इनके इसी फैसले ने इनकी तकदीर बदली और जो चीज़ चिंपैंजीज नहीं कर पाए वो होमिनिन्स ने कर दिखाई। हुआ ये कि जब होमिनिन्स ने जंगल छोड़ा तो इनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे जंगल में तो ये लोग ट्रीज़ पर चढ़कर छुप जाया करते थे, लेकिन मैदानों में ये कहाँ छुपते। इनफैक्ट इन्हें तो घास में दिख भी नहीं पाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, जिससे इन्हें दूर दूर तक दिखाई देने लगा।
ये अपने दुश्मन को दूर से देखना सीख गए और इनकी इसी आदत ने इन्हें 2 पैरों पर चलना सिखा दिया। इसके अलावा जंगल में फ्रूट्स थे, प्लांट्स थे और कुछ इंसेक्ट्स खाने को मिल जाया करते थे, बट अब मैदानों में कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ये दूसरे एनिमल्स का छोड़ा हुआ शिकार खाने लगे और कुछ छोटे एनिमल्स को भी हंट करने लगे, जिससे इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बंदर थे ना, तो ये मीट कैसे खाने लगे। दोस्तों बात यह है कि होमिनिन्स और चिंपैंजीज दोनों ही ओमनिवोर्स थे, यानी ये मीट और प्लांट्स दोनों खा सकते थे। इनफैक्ट चिंपैंजी तो आज भी मीट खाते हैं, ये आज भी कुछ छोटे बंदर और भेड़ बकरियों को कच्चा चबा जाते हैं। तो होमिनिन्स ने मैदान में आकर ज़्यादा मीट खाना शुरू किया, जिससे इनके ब्रेन को और ज़्यादा ताकत मिलने लगी। और इन सब के अलावा जंगल में इनके दुश्मन कुछ लेपर्ड्स या कुछ बड़े स्नेक्स थे, बट मैदान में इनके दुश्मन थे सीधा सेबर टूथ्स, वोल्व्स और कुछ बड़े हाइनास, जिनकी सिर्फ एक बाइट फोर्स ही हड्डियाँ तोड़ने के लिए काफ़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग ग्रुप्स में रहना सीख गए और इन्होंने हथियार भी बनाना सीखे। तो ये लोग अब जहाँ भी जाते थे ग्रुप्स में जाते थे और वेपन्स का यूज़ करते थे, जिससे ये लोग शिकारियों से बचना सीख गए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो होमिनिन्स ने एक ऐसा फैसला कर लिया था जिससे ये हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सर्वाइव किया और आज यही होमिनिन्स ह्यूमंस बन चुके हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। ये निकले तो जंगल से थे, लेकिन आज यही वो एनिमल्स हैं जिन्होंने इन्वेंशंस किए, डेडली वेपन्स बनाए, मून पर कदम रखा, इंटरनेट बनाया और अब एक नए दौर की शुरुआत भी कर ली, जिसे हम AI का दौर कहते हैं। यानी ह्यूमंस ने इस दुनिया को बदल कर रख दिया और आज ह्यूमन इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर वो चाहे तो इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है। वैसे तो ह्यूमंस के इवोल्यूशन की स्टोरी भी काफ़ी लंबी है, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी फेनरोज़ोइक इयोन की, यानी वो इयोन जिसमें लाइफ पानी से निकली और आज यहाँ तक पहुँची। इस वीडियो में हमने वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फेनरोज़ोइक बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो इसमें बताने को अभी भी बहुत कुछ है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक करो, और अगर चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ तो मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करके रख लो। तो बस फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।